नमस्कार साथियों, आज हम एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज के टेस्ट आर्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। ये टेस्ट राष्ट्रीय और समसामयिक की घटनाओं पर आधारित था। इस टेस्ट के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने इसका टेस्ट लगा लिया होगा। आपने जो प्रिंट आउट निकलवाया है उन पे जिन भी बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा उनको आप नोट कर लें। पहला प्रश्न था आपका, महाबोधि उत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो महाबोधि उत्सव जो है वो सांची में आयोजित किया गया। इसका आयोजन 1952 से प्रारंभ हुआ था। 1952 से इसका आयोजन प्रारंभ हुआ था। ये सांची के चैत्यगिरी विहार मंदिर में आयोजित किया जाता है। जब चैत्यगिरी विहार मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब से ही इसका मनाना प्रारंभ किया। तो महाबोधि उत्सव सांची में आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया था आपका 27 से 28 नवंबर के मध्य में, 27-28 नवंबर 2021 के मध्य में ये आपका आयोजित किया गया था। तो सही विकल्प हमारा होगा सांची। अन्य पॉइंट आप इनको नोट करते जाएं। फिर अगला प्रश्न था फिल्म उल गुलाल एक डिजिटल क्रांति रिलीज़ किया गया था, ये किस आदिवासी व्यक्तित्व पर आ रही थी? तो देखिए, उल गुलाल मूवी जो थी ये 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसको किया गया था। ये थी श्री बिरसा मुंडा जी के ऊपर। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था इस दिन, और उसी जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया गया। तो उल गुलाल जो मूवी थी वो आदिवासी व्यक्तित्व बिरला मुंडा के ऊपर थी। इसके बाद थी मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, है ना, प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई विकास नीति किस वर्ष लाई गई? तो देखिए, एमएसएमई विकास नीति लाई गई है जिसमें क्या किया जाएगा, 5 वर्ष तक युवाओं को 5 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, और इस पे जो रेट होगा इंटरेस्ट वो केवल मात्र 2% की दर पे। ये नीति 2021 में लाई गई मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो सही विकल्प होगा सी आपका। उसके बाद था मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है ये योजना भी 15 नवंबर से प्रारंभ हुई। ये इसका प्रारंभ था 15 नवंबर सन 2021 में प्रारंभ हुई, ना कि 2020 में। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत होगा, गलत पूछा गया था। बाकी बात सही है कि उचित मूल्य की दुकानों से उनके ग्राम में ही राशन की सामग्री वितरित की जाएगी। 16 जिलों के 64 विकासखंड इससे लाभान्वित होंगे। तो सही विकल्प क्या हुआ? ए विकल्प यहाँ पे सही हुआ। अब नीति आयोग का MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है, इस नीति आयोग ने गरीबी में बताया मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे। तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा गरीब स्थिति में कौन है? बिहार है पहले स्थान पे। बिहार के बाद दूसरे नंबर पे झारखंड है, दूसरे नंबर पे झारखंड है, तीसरे नंबर पे जो है वो यूपी है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बिहार में गरीबी का परसेंटेज 52% बताया गया है। मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर प्राप्त किया गया, और मध्य प्रदेश में जो गरीबी इसमें बताई गई है वो लगभग 37% गरीबी मध्य प्रदेश में बताई गई है। मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे क्या कर रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं। अब पूछा है कि मध्य प्रदेश में जो जिले हैं उनका क्रम क्या है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के जिलों में सही क्रम इसमें जो है अलीराजपुर है जिसमें 71% गरीबी है। झाबुआ जो है उसमें लगभग 69% गरीबी है, और फिर तीसरे स्थान पर बड़वानी आता है जिसमें 62% गरीबी है। तो सही विकल्प अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी यहाँ पे सही क्रम इसका होगा। तो हमने सही देखा, सी विकल्प यहाँ पे है। अगला था उत्साह अभियान। तो देखिए, उत्साह का पूर्ण रूप है ऊर्जा साक्षरता अभियान। ये ऊर्जा की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। तो आपका सही विकल्प सी होगा। इसके बाद आपने सुना होगा कि जनजाति बहुल बैतूल का एक गाँव है जिसका नाम है बाचा। बाचा सौर ऊर्जा से संपन्न पहला गाँव बन गया। वहाँ पे 72 घर है, और पूरा के पूरे 72 घर बिजली से संचालित हो रहे हैं। तो उनमें 2 संस्थाओं ने इनको सहयोग किया। वो सही संस्थाएं थी IIT मुंबई और ONGC। इन संस्थाओं के माध्यम से आपका बाचा जो है वो सौर ऊर्जा से संपन्न गांव बना है ना। यहाँ पे 72 गांव है। बाचा जो स्थित है वो कहाँ पे? बैतूल जिले में स्थित है। बाचा जो है वो कहाँ पे? बैतूल जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन 22 से 26 दिसंबर के मध्य भोपाल में हुआ था। लघु वनोपज थी इसकी थीम, और दुर्लभ जड़ी बूटियों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। इनमें सभी कथन आपके सही तरीके से नजर आ रहे हैं। इसके बाद परिवेश पोर्टल। ये परिवेश पोर्टल जो है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित सारी मंजूरी, है ना, सारी मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। तो ये पर्यावरणीय मंजूरी से लेके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो है ना, ये आपको उसकी एकीकृत करने का काम इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसके बाद हमने क्या देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एक संस्था है जिसका गठन 1971 में हुआ था।
जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये वैश्विक मंच प्रदान करता है सभी सरकारों को और साथ ही साथ प्राइवेट एंटिटीज को एक साथ आने का। इसकी प्रति 10 वर्ष बैठक होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार इसकी बैठक में अपना संबोधन दिया और ये बैठक जो होती है वो कहाँ पे होती है, दावोस में ये बैठक होती है। तो सही विकल्प हमारा जो था वो डी विकल्प यहाँ पे होगा। अब क्या था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किस गांव से नगर या गांव दिवस जन्म दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। तो वो प्रारंभ किया गया जैत सीहोर से। जैत सीहोर जो है वो मुख्यमंत्री का गृह ग्राम है और यहाँ से अब से हर नगर का या हर गांव का अपना जन्म दिवस मनाने की बात यहाँ से प्रारंभ की गई। ये जो प्रारंभ की गई थी वो 8 फरवरी 2022 को यहाँ से जन्म दिवस के रूप में मनाया। गांव या शहर का, तो सही विकल्प जो होगा वो सी होगा। अब क्या था कि जो आपकी लता मंगेशकर जी था उनका स्वर्गवास हुआ है, तो उनकी स्मृति में संगीत एकेडमी संगीत महाविद्यालय जो खोला जा रहा है वो आपका कहाँ पे खोला जाएगा, संगीत संग्रहालय इंदौर में खोला जाएगा। उनका जन्म जो हुआ था वो 28 सितंबर 1928 को इनका जन्म हुआ था इंदौर में। इनको पद्म भूषण, इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। सही विकल्प जो होगा वो बी विकल्प होगा। अगला हमारा प्रश्न था राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ये एक एनालिसिस ग्रुप है जो बताता है कि भारत में पत्रकारिता में कितनी फ्रीडम है। उसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। इसमें मध्य प्रदेश को जो है वो तीसरा स्थान मिला है और जम्मू कश्मीर को पहला स्थान इस रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो स्थापित हो रहा है, शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थापित होने वाला है। ग्वालियर में इससे पहले भी रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा ये 50,000 की क्षमता वाला जो स्टेडियम है वो शंकरपुर स्टेडियम आपका ग्वालियर में डेवलप होने वाला है। तो हमारा सही विकल्प है ग्वालियर में अब से 2 वहाँ पे स्टेडियम हो जाएंगे। शंकरपुर स्टेडियम और रूप सिंह स्टेडियम ऑलरेडी मौजूद है ना। जो प्रश्न हमने पहले देख लिया था, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। इस दिन काफ़ी सारे आयोजन मध्य प्रदेश में किए गए थे। प्रधानमंत्री का आगमन भी इस दिवस पर हुआ था। पद्म भूभूषण से सम्मानित बाबा साहब पुरंदरे के जो संबंध था वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं और इतिहास लेखन में उनका क्या रहा, इतिहास लेखन का मुख्य कार्य करते थे। तो इनका जो निधन हुआ है ना, इनका जो निधन हुआ बाबा साहब पुरंदरे का, अब 2019 में इनका निधन हुआ था। तो उनका संबंध इतिहासकार और लेखन से रहा। मध्य प्रदेश का 70वां क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2021 को 66वां स्थापना दिवस था। ये बात सही है। मध्य प्रदेश का 66वें स्थापना दिवस की थीम जो थी वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश, बात गलत है। इस बार जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। यहाँ पे थीम जो थी वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, ना कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प जो होगा वो ए विकल्प होगा। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे जो होता है, नेशनल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर बताइए। मध्य प्रदेश को पहले स्थान पे इसमें आया और मध्य प्रदेश में 46/1000 की शिशु मृत्यु दर होती है, अर्थात 1000 बच्चों पे लगभग 46 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये अपन ने देखा। अब क्या था, मध्य प्रदेश में विवेक सागर प्रसाद और नीलकांत शर्मा, इनको जो था वो इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया। दोनों ही हॉकी की में शामिल थे। विवेक सागर के संबंध होशंगाबाद जिले से था, जबकि नीलकांत शर्मा ने मध्य प्रदेश अकेडमी में अपना प्रशिक्षण लिया था, मूल रूप से मणिपुर से हैं। विवेक सागर को बाद में डीएसपी का पद भी दिया गया। तो इन दोनों को जो अवार्ड मिले हैं वो अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया। देश का पहला इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन जो केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये आपका इंदौर में आरा गेट में स्थापित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन बीम की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में अंकुर अभियान चालू किया गया। साथ ही साथ पौधारोपण उनकी फोटो वायुदूत ऐप पर अपलोड करते हैं तो उसको प्राणवायु अवार्ड देने की बात भी की गई है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। साथ ही साथ नितिन गडकरी जी के द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का बात बोली गई कि 2020 से 25 के बीच में 4 जगहों पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित हो रहे हैं, 4 राज्यों में। उसमें मध्य प्रदेश में इंदौर में ये स्थापित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 तक कुछ नए अवार्ड, जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड का प्रारंभ करने की बात की है। उपरोक्त सभी अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने वाली है अगले वर्ष से। इसके अलावा क्या होगा, मध्य प्रदेश सरकार है ना, मध्य प्रदेश में देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर 35 किलोमीटर का बन रहा है। ये फ्लाईओवर कटनी में बन रहा है।
एक रेलवे फ्लाईओवर के रूप में ये काम कर रहा है। पहली बार ड्रोन मेला जो था वो आपके ग्वालियर में आयोजित किया गया है। साथ ही साथ ये ग्वालियर में जब आयोजन हुआ तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना, जबलपुर जैसे जो स्थान है, इन स्थानों पर क्या किया गया है, इन स्थानों पर ड्रोन स्कूल खोलने की बात भी की गई है ना, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना, जबलपुर में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 5 से लेकर 11 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया था। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के मध्य खजुराहो में आयोजित किया गया था। इस आयोजित में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया श्री गोविंदा को दिया गया है। इसके अलावा दस्तक अभियान मध्य प्रदेश जो प्रारंभ किया गया, ये 10 जून से 20 जुलाई तक चला। इसका उद्देश्य 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनमें खून की कमी, कुपोषण को दूर करना। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य थे। नॉर्वे के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में बनाया जा रहा है। सीहोर जिले के आष्टा में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद अपन ने देखा तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट जिनको बोलते हैं, उन पर 30% टैक्स की घोषणा की गई है। 30% टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही साथ ये बात भी बोली गई कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। ये अपन ने देखा। इसके बाद अगला प्रश्न था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 जो था, इसमें साल की जो वृद्धि दर है, जीडीपी वृद्धि दर, वो 9.2 करने का प्रयास 9.2 की अनुमान दिया गया है। किसके द्वारा? आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा। पद्मश्री से सम्मानित जो हैं वो नृत्यांगना मिलना साल्वनी का हाल में निधन हुआ। 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये मूल रूप से फ्रांस में रहती थी और फ्रांस में एक प्रकार से सेंटर मंडप नामक उनके द्वारा एक सेंटर मंडप नामक एक स्कूल भी चलाया जा रहा था कथक नृत्य को लेके मिलना साल्वनी के द्वारा। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर जहां पे पहले वीवो ग्रुप था, अब वहां पे टाइटल स्पॉन्सर जो दिया गया है वो टाटा ग्रुप को दिया गया है। ये डील लगभग 670 करोड़ रुपए में हुई है। ये डील लगभग 670 करोड़ रुपए में हुई। आईएमएफ के जो नए अर्थशास्त्री के रूप में पियरे ओलिवर गोरिचस को नियुक्त किया गया है। ये इनने गीता गोपीनाथन का स्थान लिया है। गीता गोपीनाथन का ये स्थान ले रहे हैं, जबकि सौम्या स्वामीनाथन WHO की चीफ साइंटिस्ट रही हैं और पूनम खेतपाल जो है वो रीजनल डायरेक्टर है WHO की, है ना। यहाँ पे सही विकल्प होगा पियरे ओलिवर, और इनको गीता गोपीनाथन की जगह नियुक्त किया गया। पासपोर्ट स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है, फेमस है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत सबसे जो प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ वो जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को प्राप्त हुआ। इंडिया का अभी स्थान जो है वो 83 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसरो के नए प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो एस सोमनाथ को नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति के सिवान की जगह पर हुई है। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2011 में जारी की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हमने देखा सतत विकास नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। 2021 में इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर। ये इसकी थीम रही। इसमें मध्य भारत का जो स्थान रहा, भारत का स्थान 139 के आसपास इसमें रहा। पद्मा सचदेवा को डोगरी भाषा की प्रथम आधुनिक कवियत्री कहा जाता है ना। ये इनका मुख्य संबंध कविता लेखन से था। डोगरी भाषा की कविता लेखन करती थी। डोगरी भाषा की कविता लेखन में इनकी विशिष्ट रुचि थी। इसके बाद वन ओशियन समिट जो थी, इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार था कि जो जैव विविधता की उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन है उसके लिए BBNJ परियोजना इसके द्वारा प्रारंभ की गई। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ना कि तीसरा। भारत दुनिया में पहले स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर आता है और दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है और तीसरे स्थान पर MP आता है। तो देखिए दोनों ही कथन, पहला कथन गलत होगा, भारत को तीसरा बताया जबकि भारत पहला है। और उत्तर प्रदेश जो है वो दूध का कौन सा उत्पादक है? दूसरा बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में है। तो यहाँ पे सही कथन जो होगा वो केवल B कथन होगा। ऑपरेशन आहट जो है वो रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा है। रेलवे के माध्यम से जो मानव तस्करी होती है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है। फॉकलैंड द्वीप जो अभी चर्चा में था, फॉकलैंड द्वीप पे जो था एक समय पे UK का अधिकार था और अभी UK और अर्जेंटीना के बीच में ये विवाद का कारण बना हुआ है। अर्जेंटीना के टिप पे स्थित ये देश है जिसमें दोनों के मध्य ब्रिटेन विवाद चल रहा है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। इस बार इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1971 से हुआ था और इस बार इसका मेन थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। इसकी मुख्य थीम रही वेटलैंड की।
अगला था पीएम गति शक्ति। तो देखिए पीएम गति शक्ति बुनियादी अवसंरचना विकास के लिए 7 क्षेत्रों के विकास की परियोजना लाई गई है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत। ये एक अवसंरचना विकास के इंजन के रूप में इसको वर्णित किया जा रहा है। 7 क्षेत्र है इसमें, जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ सेहत जो परियोजना थी, सेहत पहल जो थी, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाए गए हैं। रक्षा मंत्रालय में जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल असिस्टेंट पहुंचाने के लिए सेहत परियोजना लाए गए हैं। इसके साथ ही साथ कोविड के समय पे ई संजीवनी नामक प्रोजेक्ट भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वो ए विकल्प आपका सही होगा। इसके बाद भारत सरकार की कौन सी पहल प्रवासियों से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्रवासी कौशल विकास योजना, ये भी प्रवासी से संबंधित है। वज्र के अंतर्गत जो विदेश में रहने वाले नागरिक है वो भारत में समय समय पर अपनी सेवाएं देते हैं। स्ट्राइप योजना का संबंध आईटीआई में कौशल विकास से है और ये विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। तो इसका संबंध प्रवासी भारतीयों से नहीं है। भारत को जानो प्रवासी भारतीयों से संबंधित एक योजना है। सही विकल्प जो होगा वो सी विकल्प यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए थे और उन पर विचार करना था कि भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त हुआ। ये बात गलत है, भारत पहली बार नहीं है। भारत का ये 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। 5 स्थायी सदस्य यूएसए, रूस, फ्रांस, चीन और यूके हैं। इसके अलावा यूएनएससी की 10 अस्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर बांटा जाता है। ये बात सही है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वो बी विकल्प आपका सही होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था कि गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन है। तो ये बात सही है कि भाई इसमें लद्दाख अक्साई चीन है। लद्दाख का पठार काराकोरम श्रेणी और उत्तर पूर्व में स्थित है। काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में, ये बात भी सही है। काराकोरम श्रेणी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है, ये बात गलत है। काराकोरम श्रेणी जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाती है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। सही विकल्प क्या होगा? 1 और 2 यहाँ पे सही विकल्प होगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो विश्व आर्थिक मंच संगठन के द्वारा जारी की जाती है 5 सेक्टरों में। आर्थिक जो है आर्थिक जोखिम, पर्यावरण जोखिम, भू राजनीतिक जोखिम, सामाजिक और तकनीक जोखिम के बारे में ये बात करती है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस जो मनाया गया वो 27 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि 27 दिसंबर 2020 को पहली बार कोविड को लेकर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोविड रोकथाम को लेकर पहली बार एक प्रकार से तत्परता से काम किया गया था। तो 27 दिसंबर को इसको मनाया जाता है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो किस सरकार ने 3 वर्ष तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद करने की बात की है? तो बेल्जियम ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की बात की है। 2025 तक वो अपने सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर देंगे। आईसीसी के स्थायी क्रिकेट सीईओ जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं क्योफ एडाडिन है ना, एडिस को जियोफ एडास को नियुक्त किया गया है। ये पहले 8 महीने से एग्जीक्यूटिव है ना वहाँ पे कार्यकारी के रूप में काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया मामा रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है ना। इसके साथ ही साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति करने का भी निर्णय लिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा न्यूजीलैंड को हराया गया और न्यूजीलैंड को हराकर क्या किया गया? T20 वर्ल्ड कप का पहली बार उसके द्वारा ये जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में अपना पदक जीता है। इसके अलावा राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किए गए वो VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। पहले इस पद पे जो थे वो श्री राहुल द्रविड़ थे। अब राहुल द्रविड़ मुख्य कोच बन गए हैं तो उनकी जगह पे VVS लक्ष्मण यहाँ पे आए हैं। तेलंगाना का पोचमपल्ली जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यहाँ पे इन पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही साथ ये किसके द्वारा चुना गया? UNWTO के द्वारा पोचमपल्ली को चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो WTM वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का लाडपुरा गाँव जो है वो सबसे अच्छा गाँव है। तो 2 अलग अलग रिपोर्ट है। WTM के अनुसार लाडपुरा और UNTO, चूँकि यहाँ पर तेलंगाना पूछा था तो तेलंगाना का वो गांव है पोचमपल्ली। ये जो आपकी वर्ल्ड ट्रेवल रिपोर्ट में 3रे स्थान पर भी पोचमपल्ली आया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता के लिए ई पोर्टल भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी ई अमृत पोर्टल के माध्यम है ना। 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर आसिफ अली और लारा हेडेन को चुना गया। आसिफ अली पाकिस्तान से और लारा हेडेन आयरलैंड से। सही विकल्प भी होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक
वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार किस राज्य का लॉजिस्टिक में कौन सा स्थान है वो निर्धारित किया जाता है। पहले नंबर पे इस पे जो है वो गुजरात राज्य इसमें पहले नंबर पे है। अगर हम देखें तो आरबीआई के द्वारा जो गवर्नर थे शशिकांत दास, इनका शशिकांत दास का कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगले 3 वर्ष तक वापस से वो अब आरबीआई के चेयरमैन के पद पर रहेंगे, गवर्नर के पद पर रहेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो को पुनः नियुक्त किया। पहले 2018 से 21 तक उनका कार्यकाल हुआ था, अब 21 से 24 तक उनका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया को अभी खरीद लिया गया। एयर इंडिया की मूलतः स्थापना 1932 में हुई थी, जिसको जमशेदजी टाटा जी के द्वारा 2 लाख रुपए निवेश करके स्थापित किया गया था। अब उसको पुनः 18,000 करोड़ रुपए में सरकार के द्वारा खरीद लिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में जब चुनाव हुआ तो ई वोटिंग ऐप का नाम रखा गया। ई वोटिंग ऐप के माध्यम से स्मार्टफोन के माध्यम से एक ड्राई रन किया गया है। ड्राई रन के माध्यम से स्मार्टफोन के माध्यम से वोटिंग करने का प्रावधान किया जा सकता है। अभी केवल ड्राई रन किया गया और तेलंगाना सरकार ने इसका ड्राई रन किया है ना। अब मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने, है ना, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन प्रदान करने के उद्देश्य से, है ना, उत्तर प्रदेश में यह परियोजना चल रही है। निर्भया एक पहल महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम में जोड़ने के लिए, है ना। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो चीन ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया। वहीं पे अल साल्वाडोर पहला ऐसा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की बात कही है। अल साल्वाडोर के द्वारा लीगलाइज करने की बात बोली गई है। विश्व बौद्धिक संगठन, जिसको बीपो के नाम से जानते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। उसमें भारत के स्थान इस बार 46 स्थान पे भारत मौजूद है। इसके अलावा IPL की एक टीम जिसका नाम था RCB, है ना, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसकी टीम के लिए जो आपके कितने 200 मैच खेलने वाले पहले जो खिलाड़ी बने वो श्री विराट कोहली, उसमें विराट कोहली उसके वो बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान NIFR जो रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2021 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संस्थान का जो दर्जा मिला वो IIT मद्रास को मिला है। दूसरे स्थान पे IISc बेंगलोर है और तीसरे स्थान पे IIT बॉम्बे है। वहाँ पे अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट करके वापस लाने का जो अभियान था उसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया था, जिससे अफगानिस्तान से लोगों को भारत में लिफ्ट करके लाया गया था। अभी UN के सहयोग से दुनिया भर में शांति सुरक्षा की जो सैनिक है उनके लिए प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया गया, जिसका नाम है यूनाइट अवेयर, जिसका नाम रखा गया यूनाइट अवेयर। और ये यूनाइट अवेयर भारत में जो सैनिक काम कर रहे हैं, भारत में जो सैनिक है उनके लिए प्रारंभ किया गया UN और भारत के मध्य में, है ना, UN के सहयोग से। तो ये भारत यहाँ पे सही विकल्प होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने 10 वर्ष तक हॉकी टीम को संरक्षण देने की बात की। उड़ीसा 2018 से हॉकी टीम को संरक्षण देके आ रही है। साथ ही साथ अगले 10 साल तक उसने बोला है कि वो हॉकी टीम को संरक्षण देंगी। इसी के फलस्वरूप ओलंपिक में 41 साल बाद भारत को कोई मेडल मिल पाया है ना। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने तालिबान और उनको समर्थन देने वाली सारी सामग्री को हटा लिया है। यहाँ पे सही विकल्प होगा फेसबुक। इसके बाद आपको बताएगा कि भारत ने, है ना, अल हिंदी अभ्यास जो प्रारंभ किया है। अल हिंदी अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया? सऊदी अरब के साथ भारत ने नौसेना अभ्यास प्रारंभ किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत के पहला वाटर प्लस शहर जो घोषित किया गया है वो किसको? इंदौर को घोषित किया गया। इसके पहले भी इंदौर स्वच्छता में पहले स्थान पर आ चुका है। हाल ही में देखें तो बैडमिंटन के खिलाड़ी जो है नंदू नाटेका का निधन हुआ। बैडमिंटन के खिलाड़ी थे और इनके द्वारा कई स्तर पर पदक जीते गए थे। अगर वन में देखें तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में गलत बताना था, तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण जो होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से जारी होती है। तो पहले ही कथन गलत होगा। भारत में वन क्षेत्र 21.71% है और वृक्ष क्षेत्र 2.91% है। भारत में अगर हम देखें वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र तो वो 24.62% के आसपास आता है। यहाँ पे सही विकल्प आपका ए होगा। अगर हम देखें तो सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि हुई है, वनावरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। सर्वाधिक वनावरण में परसेंटेज वाला राज्य जो है वो आपका कौन सा? मिजोरम। तो यहाँ
पे तेलंगाना दिया गया है, इसलिए बी क्वेश्चन यहाँ पे असत्य हो जाता है। इसके बाद अगर अपन देखें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन में वृद्धि जो हुई है, सर्वाधिक वन में वृद्धि वाला जो जिला मध्य प्रदेश में है वो भिंड जिला है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, पहला कथन यहाँ पे गलत होगा। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी बड़वानी में हुई है, सर्वाधिक वन वाला जिला बालाघाट है, न्यूनतम वन वाला जिला उज्जैन है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो ए विकल्प होगा। इसके अलावा नीचे बोला कौन सम्मिलित नहीं है, तो इन सभी व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में पद्मश्री अवार्ड अभी दिया गया है। श्री MP मिश्र मध्य प्रदेश चिकित्सा के पितामह कहे जाते हैं, चिकित्सा के लिए पद्मश्री दिया गया। श्री अर्जुन ध्रुवे कला के लिए इनको पद्मश्री दिया गया, डिंडोरी से संबंध रखते हैं। अवध किशोर जाड़िया ये कवि हैं, ना कि इनका कला से संबंध है, कवि हैं, छतरपुर के निवासी और बुंदेली कविता लिखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका गलत तरीके से दिया गया है। दुर्गा भाई श्याम जो हैं, दुर्गा भाई श्याम को जो अवार्ड दिया गया है वो भी कला के लिए, चित्रकला डिग्ना कला जो थी उसके लिए दिया गया है। और दुर्गा भाई श्याम भी जो है वो कहाँ से, डिंडोरी से संबंध रखती है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अवध किशोर जाड़िया कवि हैं, ना कि कलाकार। अगला प्रश्न था आपका कि रानी देवी अहिल्याबाई अवार्ड जो था, तो रानी देवी अहिल्याबाई अवार्ड 1996 से प्रारंभ हुआ, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अभी 2020 का मालिनी देवी, 2019 का शांतिबाई मारावी, 2018 का शांति देवी झा, ये तीनों ही बातें सही है। महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाता आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में। उसके बाद कबीर सम्मान जो है, तो कबीर सम्मान का प्रारंभ 1986 से हुआ, 3 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है। और कबीर सम्मान 2020 के लिए जो दिया गया वो सी मनोज श्रीवास्तव को दिया गया, 19 के लिए बिन्ना राजाराम को, 18 के लिए बेरनी गोटी बेकन्ना को, उसके बाद 17 के लिए जो दिया गया वो नरेश सक्सेना को दिया गया। श्री कपिल तिवारी जिनको पिछले बार जो था वो आपका पद्मश्री अवार्ड मिला था, इनका संबंध साहित्य एवं शिक्षा से है। साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में कपिल तिवारी जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। बंसी कौल जिनका निधन अभी हुआ है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हुए, साथ ही साथ भोपाल में उन्होंने रंग विदूषक के नाम से अपनी एक संस्था बताई थी। यह संस्था 1984 में स्थापित हुई थी, इनका निधन 2021 में हो गया है ना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सांस नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है निमोनिया में अवेयरनेस करने के लिए तथा निमोनिया से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। उसका नाम रखा गया है सोशल अवेयरनेस एक्शन एंड न्यूट्राइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो ए ऑप्शन इसका सही विकल्प होगा। गांधीवादी विचारधारा से विचारक जो थे SN सुब्बा राव, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। मुरैना की जोड़ा में इनके द्वारा गांधी सेवा आश्रम स्थापित किया गया था, चंबल में डाकुओं को प्रत्यर्पण करवाया था। इनका नाम जो विख्यात थे भाई जी के नाम से प्रख्यात थे, गांधीवादी विचारक थे। आंगनबाड़ियों को समृद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें अडॉप्ट है आंगनबाड़ी। सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सामान्य लोगों से, प्रशासनिक व्यक्तियों से आंगनबाड़ी को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। उसके बाद थावरचंद गहलोत, ये आपके कर्नाटक के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये पहले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय मंत्री के रूप में थे। ये जो थे वो पहले राज्यसभा के सदस्य थे, ना कि लोकसभा के। तो सही विकल्प क्या होगा, सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 आधार स्तंभ है, जिनमें आपका भौतिक अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य दूसरा उसका आधार स्तंभ है, ना कि आर्थिक अवसंरचना। शिक्षा और स्वास्थ्य इसका दूसरा आधार स्तंभ है, गुड गवर्नेंस तीसरा, और चौथा रोजगार और अर्थव्यवस्था और रोजगार चौथा आधार स्तंभ है। सही विकल्प होगा बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। इसके बाद देश की सबसे युवा महिला एम्पायर जो बनी है वो सुभा भोसले गायकवाड़ है, ये झाबुआ जिले से संबंध रखते हैं। सही विकल्प ए होगा यहाँ पे। उसके बाद स्टैचू ऑफ वननेस जो था वो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित की गई है, 108 फीट की शंकराचार्य जी की मूर्ति। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, ओंकारेश्वर। इसके बाद इसरो के द्वारा प्रक्षेपण यान पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यहाँ पे किया गया, ये PSLV के द्वारा भेजा गया है। PSLV के द्वारा इस यान को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें खाद्य और तिलहन फसलों को खराब होने से लिए व्यापक बीमा कवर करती है ना। और किसानों के द्वारा खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देती है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही तरीके से दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी भारत की डाबर इंडिया बन गई है। इसने घोषणा की है कि यह प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल को अब कम से कम उपयोग करेगी। इसके अलावा शैलेंद्र शमशेर राणा जो थे वो आपके
नेपाल के मुख्य न्यायाधीश थे जिनको महाभियोग के कारण हटाया गया है। भारत सरकार ने रुपी वाउचर एर्दोगन के द्वारा तुर्की देश का नाम जो किया गया है, तुर्की देश का नया नाम जो किया गया है वो तुर्कीये किया गया है और उनके द्वारा कहा गया कि तुर्कीये सही तरीके से वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति को व्यक्त करता है। ई रुपी वाउचर की जो सीमा है आरबीआई ने बढ़ा के 10 लाख से बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा भारत के दूसरे सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। पहला स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। ये स्टेडियम 75 लाख की क्षमता वाला होगा, जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो 5वीं बार जीत लिया है। यहाँ पे सही विकल्प जो होगा भारत। 2021 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो जीतने का काम किया वो राफेल नोवेल के द्वारा किया गया, राफेल नडाल के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार के नए आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरम नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में जो भारत का 85वां स्थान मिला है, 85वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो आप सभी का धन्यवाद। ये हमारे टेस्ट का डिस्कशन हुआ।